आज के दिन पे हमें लगता है कि ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये बड़े बड़े हेज फंड्स हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे ज्यादा कोई पावरफुल नहीं है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत थी जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, उसके पास आज आप इलॉन मस्क, जो आपके बिल गेट्स, आपके जितने भी लोग हैं, टिम कुक ले लीजिए, सबको मिला दीजिए, जितना धन उन लोगों के पास भी नहीं था उससे ज्यादा धन इस व्यक्ति के पास था। ये केवल और केवल बैंकिंग इंडस्ट्री को नहीं, पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था। इतना ही नहीं, इनके पास जितनी ज्यादा ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी कि जब यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाती थी या डिप्रेशन में जाती थी तो वो किसी बैंक या किसी इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, इस व्यक्ति के पास जाती थी। मैं बात कर रहा हूं जेपी मॉर्गन की। और आज की इस वीडियो में, जो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन पूरी फैक्ट्स, फिगर्स और काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, जिससे आपको पता लगेगा कि फाइनेंस की दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान आज तक कौन रहा है। नाम था जॉन पेपरमिंट मॉर्गन। मैंने शायद इसको गलत प्रोनाउंस किया होगा, इसको कुछ पायर पॉइंट कहते हैं, कोई पियर पॉइंट कहते हैं। मैं स्पेलिंग बता देता हूं, PIERPONT, जॉन पी मॉर्गन, जेपी मॉर्गन जिनका नाम था। आप लोगों को बता दूं कि 1837 पे जब ये बॉर्न हुए थे, उस समय पे इनके पिताजी को भी नहीं लगा था कि ये इतने ज्यादा पावरफुल बनेंगे। वो इसलिए बिकॉज ये काफी फ्रेजाइल थे, काफी ज्यादा बीमार रहते थे। मतलब वो रहते ना कुछ बच्चे जो बचपन में बहुत बीमार पड़ते रहते, कभी सर्दी हो जाती, कभी जुकाम हो जाता, कभी बुखार हो जाता है। इस हिसाब से बचपन से ही काफी ज्यादा डिजीजेस इनको होते रहते थे। माइग्रेन की समस्या इनको बहुत ज्यादा थी। इनफैक्ट इनके पास एक और डिजीज थी जिसके चक्कर में इनके नाक के जो सेल्स थे वो कुछ इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते थे कि नाक एकदम टमाटर की तरह बाहर आने लग जाती थी, बटाटा बड़ा की तरह बाहर आने लग जाती थी। और इस चक्कर में ना काफी इनके घर वाले थोड़े बहुत सोचते थे। वेल, आप लोगों को लगता होगा कि हर कहानी जिसने भी दुनिया को बदली वो हमेशा रैग्स टू रिचेस होती है, बट गलत है। बिकॉज जेपी मॉर्गन ऑलरेडी काफी प्रिविलेज्ड फैमिली में बॉर्न हुए थे। इनके ग्रैंडफादर ऑलरेडी बहुत बड़े व्यापारी एज वेल एज बिजनेसमैन एंड बैंकर थे, और इनके पिताजी भी इक्वली बहुत बड़े बैंकर थे। एक तरीके से मान लीजिए, जो अपन पुरानी मूवीज देखते हैं ना, पुरानी मूवीज में एक आलीशान बंगला, पैलेस, इस तरफ से रईसों वाला, वहीं पे पैदा हुए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भैया इतने रईसों वाले घर में पैदा हुआ था तो इसको तो दुनिया बदलनी थी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, इतने कितने राजा महाराजा रह चुके हैं हमारी दुनिया में, क्या आज उनके वंशज चल रहे हैं? नहीं। लेकिन जेपी मॉर्गन चेस आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। जब एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक लेगेसी छोड़ने वाली कंपनी की, बात करें एक लेगेसी छोड़ने वाले व्यक्ति की। तो ये जो जेपी मॉर्गन थे 1837 में बॉर्न हुए, काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। इनफैक्ट ये जो नाक की प्रॉब्लम रहती थी ना, तो ये क्या करते थे, जब भी वो फोटो खींचते थे, आपने देखा होगा वो खच से फोटो खींचती इस तरह से निकलती थी। उनमें फोटोग्राफर्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रहते थे कि भैया फाइनल कॉपी आने से पहले आप पेंटिंग वेंटिंग करके मेरी नाक को पतली कर देना। मतलब उस जमाने का फोटोशॉप आप समझ लो, जो आजकल काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे चलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। तो वैसे ही वो बोलते थे कि भैया मेरी नाक को उस हिसाब से फोटोशॉप करके दे दो, क्योंकि इनको काफी ज्यादा वो रहता था। बचपन से इनके पिताजी के गुण इनके अंदर आ गए थे। काफी बाहर से भले ही फ्रेजाइल थे, बॉडी से फ्रेजाइल थे, इंटरनली काफी स्ट्रांग थे। अपने टीचर्स को चैलेंज करते रहते थे, अपने टीचर से पूछते रहते थे कि भाई साहब ये ऐसा क्यों हुआ है, आपने ऐसा क्यों बताया, हिस्ट्री में ऐसा क्यों लिखा है। हर चीज पे वो चैलेंज करते रहते थे। फ्री टाइम पे सॉलिटेयर, जो आपने ताश कार्ड के गेम आपने सुना होगा, सॉलिटेयर ये पास टाइम पे खेलते थे। उस समय पे क्या इंटरनेट था नहीं, जियो वियो था नहीं, अदरवाइज तो वो बहुत कुछ देख सकते थे, रात को दिन में बहुत चीजें देख सकते थे, लेकिन कुछ था नहीं, तो वो पास टाइम में अपना सॉलिटेयर देखते थे। अब बात चलती है आगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और उनके पिताजी काफी डोमिनेटिंग रहते हैं। इनके पिताजी किसी की सुनते नहीं है। वो जो बोलते हैं ना, एक स्ट्रिक्ट लठ मार के जो पीछे पड़े रहते हैं पिताजी, उस तरह के उनके पिताजी रहते हैं। लेकिन 1863 में कोल्ड वॉर छिड़ गई रहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और कोल्ड वॉर का अर्थ ये होता है कि देश अपने अंदर ही भिड़े जा रहा है। मतलब जैसे दो समूह होते हैं, अपने अपने अंदर भिड़े जा रहे हैं। उस समय पर एक सिंपल सा चीज बाहर निकला था कि भैया आप लोग, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा आर्म फोर्सेस। मतलब आपको इस बैटल को लड़ना पड़ेगा। अभी बड़े लोगों को पता है कि भैया अगर हम सामने से जाके लड़ेंगे तो एक डर तो रहेगा ना, कल को अगर हमको कुछ हो गया तो, गोली हमको पड़ गई तो, तोप हम पे चल गए तो हम क्या करेंगे। तो उस समय पे जो सबसे रिचेस्ट लोग थे वो क्या कर रहे थे, $300 दे रहे थे कि भैया गवर्नमेंट को $300 दे दिया, और $300 देते ही उस व्यक्ति का सब्स्टिट्यूट आ जाता। जैसे मान लो मुझे युद्ध में नहीं जाना है, मैं $300 दूंगा और मेरा एक सब्स्टिट्यूट आ जाएगा। तो उसी प्रकार पे इन लोगों ने बोला, मतलब जेपी मॉर्गन ने बोला, भैया $300 चाहे तो चाहे, जेब से पैसा तो है, पापा के पास भी बहुत सारा, मेरे पास भी बहुत सारा है, लेकिन अपन ये वॉर लड़ने नहीं चाहेंगे। लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक बड़े थे। इन्होंने अपना आंकड़ा लगाया कि भाई साहब
दुनिया में इतना बड़ा वॉर हो रहा है तो इस वॉर से थोड़ा सा पैसा हम भी तो निकाल लें। तो इन्होंने देखा कि काफी ज्यादा राइफल्स की रिक्वायरमेंट हो रही थी और राइफल करीब करीब $2 से $3 पे बिक रहे थे। बोले यार $2 से $3 पे तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या किया, $2 से $3 पे उसको कहीं ना कहीं बल्क में सस्ते में उठाया एक व्यापारी से। उसके बाद एक और व्यापारी आया जो कि बहुत बड़ा इनोवेटर था, वो काफी ज्यादा चीजें चेंज वेंज कर सकता था। तो उसको बोला कि भाई इसकी रेंज और एक्यूरेसी बढ़ा दे, बाद में मैं गवर्नमेंट को इसको बेचूंगा। तो ये सब मिला मिला के $3 का इनको ये खर्चा पड़ गया। बाद में गवर्नमेंट को $21 पे इनने बेच दिया। 600% का मुनाफा इधर से। मतलब आप देख सकते हैं अर्ली 20s से ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इनके अंदर काफी टैलेंट थे। हमारे देश में काफी बार इस तरह के नरेशन चलाए जाते हैं कि बचपन में एकदम डम्प था, बाद में बड़ा सियाना बन गया। काफी सारी स्टोरीज ऐसे चलते रहते, लेकिन आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्टोरीज के अंदर आप जब जाते हो तो आपको पता लगता है कि कुछ ना कुछ इंडिकेशंस पहले से ये सारे एक्सेप्शनल लोगों ने दे दिया था। तो ये बंदा बड़ा शाना था। तो 1863 के वॉर में खुद तो वॉर पे गए नहीं, लेकिन वॉर से प्रॉफिट जरूर कर दिया। जिसके बाद में जब गवर्नमेंट को पता लगा था कुछ साल बाद, बोले यार इससे बड़ा दोगला इंसान नहीं देगा, साला पूरी दुनिया वॉर पे लगी पड़ी हो, ये इससे भी प्रॉफिट करके निकल गया। लेकिन पिताजी इनसे खुश नहीं थे, बिकॉज जेपी मॉर्गन का माइंडसेट था कि यार थोड़े कम समय में भी अगर हम ज्यादा पैसा बना सकते हैं थ्रू स्पेकुलेशन तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन इनके पिताजी हमेशा कहते थे भैया धीरे चलो, धीरे धीरे करके पैसा बनाओगे। जैसे ओल्ड एज में थिंकिंग रहती है ना, धीरे धीरे करके चलो तो वो आपके लिए ज्यादा सही होगा। और पिताजी के साथ इनकी ना इतनी अच्छी बनती नहीं थी, प्रेम था लेकिन बनती नहीं थी। और इसलिए बाद में अपने एक पार्टनर के साथ, डेक्सरल नाम का एक इनका पार्टनर था, इनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया और तब जाके इन्होंने जो आज हम जेपी मॉर्गन चेज कहते हैं, जेपी मॉर्गन, तब वो एस्टैब्लिश हुई 1861 खुद की कंपनी। इसी बीच पे देखो हर कहानी में एक प्रेम कहानी तो होनी जरूरी है। तो इनके जीवन में भी एक खूबसूरत से प्यारी सी एक लड़की आ जाती है। अगर आप भी चाहते हो आपके जीवन में खूबसूरत से प्यारी सी लड़की आ जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, बिकॉज मैंने सुना जो वीडियो को लाइक करते हैं उनके जीवन में तो आ जाती है प्यारी सी। और अगर आपके जीवन में ऑलरेडी आ चुकी है तो वो खुश रहे तो उसके लिए लाइक कर दो। और अगर मान लो आपको लड़का चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दो कि आई वॉन्ट बॉय, तो उस हिसाब से मिल जाएगा। तो एक लड़की आती है अमीलिया करके, सुंदर सी रहती है, इनको भी उनसे प्रेम हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अमीलिया की तबीयत इतनी ज्यादा सही नहीं रहती, इनसे प्यार भी हो जाता है, शादी की भी बात हो जाती है, शादी हो भी जाती है। लेकिन फिर पता लग जाता है कि इनको बहुत खांसी होने लग जाती है। तो उस समय की जो सबसे ड्रेडेड डिजीज होती है वो होती है ट्यूबरकुलोसिस, जो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जब भी होता था उसके बाद कोई भी ना इस चीज से निकल नहीं पाता था। बहुत ज्यादा खांसी, रक्त निकलता था, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती थी। तो जेपी मॉर्गन ने सोचा कि यार अपने पास पैसा तो बहुत है, दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिसिन, सारी चीजें वहां पर लगा दी। और उन्होंने कहा कि यार अमीलिया को लेकर ना एक एक्सटेंडेड हनीमून के लिए मैं निकल जाता हूँ, बड़े हनीमून के लिए निकल जाता हूँ। तो इनका ये मानना था कि मैं एक बड़े हनीमून के लिए एक वार्मर जगह पे जाऊंगा तो वार्म क्लाइमेट रहेगा तो ये चीज सही हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तबीयत और बिगड़ती रही और शादी के केवल 4 महीने बाद दुर्भाग्यवश अमीलिया की मृत्यु हो गई। तो एक बिजनेसमैन जो एक बहुत विजनरी है, अपनी जीवन की शुरुआत करता है, मिलिट्री वालों को अपना एक 600% प्रॉफिट करके एक बिजनेस बेच चुका है, अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है, लेकिन अब हार्ट ब्रोकन है। वो रॉकस्टार वाला सीन होने वाला है कि भैया पूरी दुनिया जाए भाड़ में, हम काम पे फोकस हो जाएंगे। जब इनकी वाइफ गई तो उन्होंने बोला यार मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं केवल और केवल अपने काम पे ध्यान दूंगा। तो 2 ईयर्स तक उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके किताबों में डुबा दिया, काम में डुबा दिया, बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो उनको बिजनेस जगत में और बैंकिंग जगत में ऊपर लेके जाएगी। लेकिन उसके बाद 1864 में प्यार वापस दस्तक देता है। फ्रांसिस नाम की एक लड़की, जिसको वो फैनी प्यार से बुलाते हैं, वो उनकी जीवन में आती है। और इस बार वो ज्यादा समय नहीं लेते बिकॉज बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो काफी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। और ये मैसेज आज के यूथ के लिए भी है। आप में से काफी सारे लोगों का दिल टूट जाता है, उसके बाद रोते रहते हो, नस काट लेते हो, घर वालों के बारे में नहीं सोचते हो। आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये आपके दिमाग का केमिकल लोचा है। प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट योर फैमिली। जरूरी नहीं है कि अगर आपके साथ कोई हार्ट ब्रोकन घटना हो गई तो आप उससे रिकवर नहीं कर सकते हो। जेपी मॉर्गन जैसा बंदा भी जो पूरी तरह से बिखर चुका था, वो जो बोलते हैं ना मैं तो टूट गया, वो वाले फेज में थे, वो भी वहां से रिकवर हुए। और फैनी से 1865 में उन्होंने शादी की। शादी करने के बाद एक बेटी हुई, एक बेटा हुआ। बेटा जो था वो जूनियर मॉर्गन बना। बाद में जाके जब पिताजी का देहांत हुआ था तो जूनियर मॉर्गन ने ही इस पूरे एम्पायर को आगे लेने की कोशिश करी थी। बाय द वे, अभी तक अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक करो। 15,000 लाइक्स आए ना तो उस तरह के और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोगों के लिए आते रहेंगे। आगे बढ़ते इस कहानी में। अब क्या हो गया कि अब इनकी नई शादी हो गई। अब इनके पिताजी और इनके पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। अभी तक लंदन में थे, लंदन शिफ्ट हो गए बिकॉज लंदन में सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी देखी जा रही थी कि किस प्रकार से पूरा लंदन ग्रो हो रहा है, किस प्रकार से सारी चीजें ग्रो हो रही हैं। तो लंदन यहां पर शिफ्ट हो जाते रहते हैं।
अब क्या हो जाता है कि यार इतने सालों से, मतलब अर्ली 17-16 से जेपी मोर्गन इतना काम करते हैं, कहीं ना इनकी बॉडी थकने लग जाती है। वो जो आजकल लेट 30s में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है, जो एग्जॉशन हो जाता है, वो उनके साथ हो रहा था और वो छोड़ना चाहते थे। लेकिन उनके पिताजी कहना चाहते थे कि बॉस देख, बैंकिंग इंडस्ट्री में हमने इतना नाम रोशन कर लिया और तुम इतना अच्छा नाम अपना कमा रहे हो, तो कृपया करके इस चीज को मत छोड़ो। तब उन्होंने एक तरीका निकाला कि यार लाइफ में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। इसलिए जेपी मोर्गन 12 महीने में से 8-9 महीने काम करते थे और 3 महीने वेकेशन पे निकल जाते थे। जी हाँ, 2-3 महीने वेकेशन पे निकल जाते थे। इनफैक्ट एक बार तो वो 15 महीने वेकेशन पे चले गए। अब आप बोलोगे बड़ा आदमी है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों जब आप एनालाइज करोगे बड़े से बड़े बिलियनर को आज के टाइम पे, बिल गेट्स भी एक ब्रेक लेके 2-3 महीने के लिए निकल जाते हैं। बड़े से बड़ा इंसान एक ब्रेक लेता है और हम लोग रैट रेस में इतना फंसे हुए हैं कि हम ब्रेक ही नहीं लेते। तो वो डेलिबरेटली एक ब्रेक लेते थे। अब इसके बाद कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। इनके दिमाग में एक बहुत बढ़िया मास्टर प्लान था, जिन्होंने इनको दुनिया का वन ऑफ द सक्सेसफुल फाइनेंशियर्स बनाया था। वो क्या सोचते थे कि यार मैं जितनी ज्यादा छोटी छोटी कंपनियों को एकजुट करके कंसोलिडेट कर दूंगा, उतना ज्यादा मैं पावरफुल बन जाऊंगा। द मोर कंपनीज आई कंसोलिडेट, द मोर पावरफुल आई बिकम, द मोर कंपनीज आई कंसोलिडेट, द मोर पावरफुल आई बिकम। और उनकी नजर पड़ती है रेल रोड कंपनीज में। उस समय पे रेल रोड्स, जो मतलब रेलवे पटरियां बनाती थी, ट्रैक्स बनाती थी, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थी, बहुत बिखरी थी, ओवर कॉम्पिटिटिव हो गई थी। दुनिया की हर कंपनी रेल रोड बनाना चाहती थी, बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था और उतना ज्यादा पैसा नहीं निकलता था। ओवर एक्सपांशन बहुत ज्यादा हो गया था और डेट उर्फ कर्जा उस समय पे बैंक से बहुत ज्यादा कंपनीज ने ले लिया था, जिसके चक्कर में हालत बहुत ज्यादा खस्ता थी। जेपी मोर्गन ने इस चीज को देखा, उसने सोचा कि इतनी छोटी डेट रिडन कंपनी है, खत्म होने के वर्ज पे है, इनके प्रमोटर्स को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इन सबको एक साथ ले आऊं तो, अगर छोटी वो जो बूंद बूंद से सागर बनता है वाली बात, अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एक साथ सारी कंपनीज ले आए तो क्या है। उन्होंने बिल्कुल सही सोचा था और इन्होंने एक और इसमें बोला कि यार अगर मैं साथ में ले आऊं तो ठीक है, लेकिन इनके जो पुराने लीडर्स हैं वो काम के नहीं है। क्योंकि अगर पुराने लीडर्स काम के होते तो आज ये स्थितियां में कंपनियां होती नहीं ना। सिंपल सी बात है, इफ ओल्डर प्रमोटर्स वर बेटर, द कंपनीज वुड हैव बीन एट अ बेटर स्टेज, राइट। तो इनको ये चीज समझ में आ गई कि मैं अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी घुसना चाहता हूं, ज्वाइन करना चाहता हूं। तो आज के समय पे जब आप देखते हो ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों सिर्फ 1-2% स्टेक नहीं लेंगे, वो 15%, 20% प्लस बोर्ड पे एक सीट क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज उनको पता है कि अगर पुराना बिजनेसमैन ढंग से नहीं चला पा रहा है, मैं चला पाऊंगा और इसलिए उस चीज को वो करेगा। और इस कंसेप्ट को उस समय पे मॉर्गनाइजेशन का नाम दिया गया था। आज इसी चीज को लोग कहते हैं कि भैया किसी तरह बोर्ड में सीट लेना, या एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। उस समय पे मॉर्गनाइजेशन कहा गया था। जहां जहां पर मॉर्गन अब सीट लेने लगे तो एक फायदा हो गया। उस समय पे रेल रोड जो फ्रेजाइल रहती थी ना, उसमें काफी कॉर्पोरेट रेडर्स आते थे, मतलब कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं, दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, वो लोग अटैक कर लेते थे। अब जब एक बार देख लिया कि भैया मॉर्गन सीट पे बैठा है, पावरफुल बंदा बैठा हुआ है, तो लोग पंगे नहीं लेते थे, तो वहीं से भग जाते थे और कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करके वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे कंपनीज लेने शुरू कर दी। इनफैक्ट उन्होंने ना वेंडर बेल्ट, जो उस समय पे सबसे ज्यादा रेल रोड्स को कमांड करते थे, उससे भी 25,000 शेयर्स खरीद लिए थे ताकि वो ओनरशिप वहां पर लेके आ सके। लेकिन ना इनकी डिजीज इनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, काफी फ्रेजाइल रहते थे। एक तो इनकी हाइट भी काफी ज्यादा थी, 6 फुट 2 इंचेस की हाइट थी, प्लस इनके वो नाक का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर करके भी मोनोपोलीज बनाने पे वो रिस्पेक्ट करते थे। वो सोचते थे जितनी ज्यादा मोनोपोलीज बनेंगी उतना ज्यादा मैं पावरफुल बनूंगा, उतना ज्यादा मैं इस चीज को करूंगा। इनफैक्ट उस समय पे विलियम मैकेंसी नाम के एक प्रेसिडेंट रहते थे, मैकिनली करके एक प्रेसिडेंट रहते थे, वो भी इनके हाथों पे था। तो ये जो आज के समय पे हम देखते हैं ना कि बिजनेसमैन के हाथों की कठपुतलियां होती है पॉलिटिशियंस, उस समय से ये चीज चलती आई है, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस को कैंपेनिंग के लिए पैसे देते थे और पॉलिटिशियंस इन बदले में फेवर करते थे। अच्छा आप ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करना है, अच्छा गवर्नमेंट से ये साइन करवाना, वो सारी चीजें होती थी। ये सारी चीजें चलती रही जब तक इनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन पॉलिटिशियन ना आ गया, रूजवेल्ट। आपने रूजवेल्ट साहब के बारे में तो बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, काफी फियर्स प्रेसिडेंट थे और काफी ज्यादा उनकी चीज चलती थी, और वो इनके पीछे पड़ गए कि भैया तुम्हारी कंपनी का स्प्लिट अप करना पड़ेगा। बिकॉज रूजवेल्ट भाई साहब इस चीज के कतई अगेंस्ट थे कि कोई एक इंडिविजुअल की कंपनी इतनी बड़ी ना बन जाए जैसे आज के समय पे ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक का वीडियो भी अपने चैनल पे ब्लैक रॉक अभिषेक कर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो वो नहीं चाहते थे कि यार कोई कंपनी इतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाए कि वो सबको कंट्रोल करने लग जाए, इसलिए रूजवेल्ट इनके पीछे पड़ गए कि बॉस ऐसा नहीं चलेगा, तुमको इतना पावरफुल होने नहीं देंगे। और उन्होंने कमांड किया कि भैया इसको बोटी 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 करके
तोड़ दिया जाए। ये बोटी बोटी को कैप्शन कैसा लिखता वो मुझे देखना है, बट बोटी बोटी करके तोड़ दिया जाए, ये इंडिकेशन दिया गया। और तब से ना एक बहुत फियर्स राइवलरी चालू हो गई रूजवेल्ट और जेपी मोर्गन के बीच में। अब जेपी मोर्गन बोले यार ये पॉलिटिकल चीजें तो चलती रहेगी, लेकिन 1882 में उन्होंने बोला एक यॉट क्लब को ज्वाइन कर लिया, जो बड़े बड़े जहाज वाले क्लब होते हैं वो ज्वाइन कर लिया। आप में से काफी सारे लोगों को लगता होगा कि जो बड़े बिजनेसमैन ही सिर्फ काम 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 करते हैं, बट जेपी मोर्गन वो व्यक्ति थे, वो जो आज के समय पे कंसेप्ट चलता है ना, वर्क हार्डर पार्टी इवन हार्डर, वो वाले व्यक्ति थे। ये बहुत एक्स्ट्रावेगेंट पार्टीज देते, बड़ी बड़ी पार्टीज देते, बड़े बड़े लोग आते थे। काफी सारे लोगों को केवल पार्टी दिखती थी, लेकिन इनको एक और चीज दिखती थी, और वो रहती थी बोर्ड रूम मीटिंग। याद रखिए उनके बोर्ड में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी होती थी, उनके जो बोर्ड्स रहते थे इतनी बड़ी बड़ी पार्टी होती थी। बड़ी पार्टी मतलब बड़े लोग आएंगे, बड़े लोग आएंगे मतलब बड़ी डील होगी। इन शॉर्ट बिजनेस यहां पर भी हो रहा है। दुर्भाग्यवश इसके बाद इनके पिताजी का जो घोड़ा गाड़ी रहता है, टांगा रहता है, वो कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रातों रात जेपी मोर्गन की नेटवर्थ डबल हो गई। जेपी मोर्गन को दुख तो हुआ, देखिए पिताजी किसी के भी जाते हैं दुख तो होता है, लेकिन उतना ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि उनके पिताजी काफी कंट्रोलिंग इन नेचर थे। तो ये तो कहीं ना कहीं खुश हो गए कि यार चलो ठीक है यार, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे हाथ में कंट्रोल आ गया। और फिर 1901 में एक इन्होंने बड़ा स्टेप लिया। 1901 में ये देख रहे थे कि यार यूएस को जो पूरी तरीके से बदल रहा है वो स्टील कंपनीज, और मुझे स्टील कंपनीज में रूल करना पड़ेगा। और इनकी नजर पड़ गई कार्नेगी स्टील पे। आप लोगों ने वो किताब पढ़ी है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक व्यक्ति के बारे में बात करता है कि मैं सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोगों के साथ बैठा और फिर मैंने किताब लिखी। और एंड्रयू कार्नेगी, ये वही एंड्रयू कार्नेगी है, यूएस के उस समय के रिचेस्ट व्यक्ति, यूएस स्टील के मालिक। लेकिन ये ना थक गए थे जीवन में, ना पैसा कमा कमा के, रुतबा कमा के, पावर कमा के, एक पॉइंट पे बुढ़ापे में हर व्यक्ति थक जाता है और वो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट चाहता है, और वो बस वेट कर रहे कि कोई आए, कोई शख्स आए और मुझे खरीद ले। लेकिन इनको खुद पे इतना भरोसा था कि कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ है कि जो साला हमको खरीद सके। लेकिन इनकी इसी मिथ को ये गलत सिद्ध करने वाले थे। जेपी मोर्गन ने किसी तरह से जो एंड्रयू कार्नेगी का असिस्टेंट था पहले उसको खरीदा और उसको बोला जाओ जाओ और अपने मालिक से पूछ के आओ कितने दाम में बिकेंगे। उनके मालिक ने बोला अरे कोई नहीं खरीद सकता। एक खाली पेपर दिया गया और बोला जो नंबर तुम्हारे दिमाग में है वो लिख दो। और कार्नेगी ने लिखा $480 मिलियन, बिकॉज उस समय तक किसी ने ये सब है ये पैसा देखा ही नहीं होगा। आज के समय पे ज्यादा नहीं है, $1 ट्रिलियन। कितने जीरोस होते हैं कमेंट्स में जरा बताना। तो उन्होंने बोला कि भैया कौन दे सकता है। जेपी मोर्गन बिना सोचे, बिना नेगोशिएट के डील डन। एंड्रयू कार्नेगी रातों रात रिचेस्ट इंसान तो बन गया। इनफैक्ट जेपी मोर्गन ने बोला यार ये तो और $100 मिलियन भी ऊपर का मांगता तो भी मैं देता, क्योंकि जेपी मोर्गन के दिमाग में एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग चल रही थी। शॉर्ट टर्म में हारने का नहीं था, वो लॉन्ग टर्म आने वाले 8-10 साल में और खतरनाक बनने वाले थे। उन्होंने कार्नेगी स्टील, यूएस स्टील और सारी स्टील को मिला के एक सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट बनाया, $1.4 बिलियन का यूएस स्टील। कार्नेगी रेल रोड्स को कमांड कर रहे हैं और अब स्टील को कमांड कर रहे हैं। और ये दो वो यूनिट थे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कमांड करता था, पूरी दुनिया को कमांड करता था। 2/3 कंट्रोल ऑफ द एंटायर स्टील एम्पायर इनके पास आ गया। बाद में इन्हें इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कंपनी में पैसा लगा एडिसन के साथ, जिससे कि इनके पास जनरल इलेक्ट्रिक भी आ गया, एएनटी, बहुत सारी कंपनीज आ गई। और कंसोलिडेट करने के बाद ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन गया जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे रूल कर सकता। मतलब जस्ट इमेजिन क्या दिमाग चल रहा है इस बंदे का, हर चीज को कंसोलिडेट कर रहा है, छोटी 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 चीजों को लाके कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम होने लगी, पूरी मीडिया इनको एक विलन की तरह पोर्ट्रे करने लगी कि एक राक्षस जो पूरी तरीके से दुनिया को वो खा जाएगा, एक ऐसा राक्षस जो पूरी तरीके से कंट्रोल जमाना चाहता है, जिसके चक्कर में काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे कि बॉस ये क्या हो रहा है। और उसी के बाद यूएस में एक गोल्ड पैनिक होता है। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, गवर्नमेंट्स राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ये सारे गोल्ड के रिजर्व्स रखते हैं ताकि इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज हेल्प करे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था जहां पर उनके रिजर्व्स डाउन हो रहे थे। और रिजर्व्स डाउन मतलब यूएस के पास अगर गोल्ड ही नहीं बचेगा सफिशिएंट तो यूएस की गवर्नमेंट पे लोगों का ट्रस्ट घट जाएगा। ट्रस्ट घट जाएगा तो उसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑलरेडी मार्केट में रिसेशन चल रहा है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, रेलवे स्टॉक्स गिर रहे हैं। और रेलवे स्टॉक्स अगर गिरेंगे तो किसको सबसे ज्यादा डैमेज होगा? यू गेस्ड इट राइट, जेपी मोर्गन को डैमेज हो रहा है। बैंक्स बैंकरप्ट हो रहा है। बैंक्स अगर जाएंगे तो किसको होगा? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसने बनाया? जेपी मोर्गन। स्टील कंपनी
कंपनीज के स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जेपी मॉर्गन भी बड़े परेशान है कि बॉस ये सारी चीजें अगर यूएस के कबाड़े लग गए, हम बच तो जाएंगे लेकिन हमारी कंपनीज आधे दाम पे हो जाएंगी। तो ये सीधे गाड़ी अपनी उठाते और पहुंच जाते हैं और बात करते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गवर्नमेंट के साथ बात करते, बोलते इस ग्रेट डिप्रेशन को हम बचाएंगे, हम आपको अपनी बैंक से गोल्ड देंगे और हम बॉन्ड्स खरीदेंगे। मैं अपने साथ सारे बैंकर्स को लेके आऊंगा और हम गोल्ड बॉन्ड्स खरीदेंगे जिससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। और केवल इस मीटिंग के बाद जैसे ही हाँ हुई 22 मिनट के अंदर, 22 मिनट्स के अंदर, लुक एट द शेयर पावर, उस बंदे ने एग्जीक्यूट किया, सारे गोल्ड बॉन्ड्स खरीदने की शुरू करे, मार्केट स्टेबलाइज हो गया, स्टॉक्स वापस ऊपर जाने लग गए और लोगों को इकोनॉमी पे भरोसा आने लग गया कि यूएस कुछ भी हो, यूएस को डूबने नहीं देगा। और ये पहली बार था जब जेपी मॉर्गन को रिस्पेक्ट भी मिला, बिकॉज आप ढलती हुई इकोनॉमी को बचा रहे हो। मतलब आप देख रहे हो शेयर पावर, शेयर इन्फ्लुएंस दिस गाय वाज एक्चुअली ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। रिस्पेक्ट पे लोग इसको बहुत ज्यादा मानने लगे। पर कहानी यहीं पर एंड नहीं होती है, क्योंकि आपको मैंने एक शख्स के बारे में बताया था, रूजवेल्ट, जो हमेशा एंटी था। तो रूजवेल्ट ने अब पूरी मुहिम चला दी कि किसी तरह इनकी कंपनीज को तोड़ा जाए। जिस तरह से कोर्ट पे ये सारी चीजें चल रही थी, कंपनीज टूटने भी लग गई। लेकिन 1907 पे यूएस में वापस एक क्राइसिस आया। रूजवेल्ट एंटी मोनोपोली था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर इस परिस्थिति से यूएस को कोई बचा सकता है तो वो गवर्नमेंट नहीं, वो सिर्फ जेपी मॉर्गन है। तो अगेंस्ट होने के बावजूद भी उसने जेपी मॉर्गन के साथ हाथ मिलाया और जेपी मॉर्गन को कहा कि बॉस तुम आओ, तुम्हारे बैंक्स को लेके आओ और किसी तरीके से इस चीज को आप बचाओ। और जेपी मॉर्गन ने उस समय पे स्टॉक मार्केट के क्रैश को बचाया, गोल्ड मार्केट के क्रैश को बचाया, हर चीज को उस समय पे अपने कैपिटलिस्ट पावर से बचाया। मतलब उस समय के दो लीडर साथ में आ गए। जो लैंड का सबसे बड़ा लीडर था वो था रूजवेल्ट, और जो कैपिटलिस्ट मार्केट का सबसे बड़ा लीडर था वो था जेपी मॉर्गन। और इस प्रकार से जेपी मॉर्गन ने अपनी नींव रखी। लेकिन बाद में जेपी मॉर्गन जो 6 फुट 2 इंच के थे, वो कहीं ना कहीं बीमार होने लग गए थे। उनके मेंटल स्ट्रेस बहुत होने लग गया था, मेंटल हेल्थ जो आज के समय पे बोलते हैं। तो 75 ईयर ओल्ड जब वो थे, रोम में उनका देहांत हो गया, वेकेशन बनाने गए थे। इनके बेटे ने अलीज किया कि ये मीडिया हाउसेस, ऊपर से जो एक कमिटीज बैठती है, बार बार मेरे पिताजी के पीछे पड़ जाती है, जो उनको डेविल दिखाती है, जो दिखाती है कि जो भी पैसा कमाता वो बुरा है। इसके चक्कर में उनको इतना मेंटल प्रेशर हुआ जिसके चक्कर में आज वो नहीं रहे। इस चीज पे काफी ज्यादा उनको इफेक्ट हुआ। आप लोगों को बता दूं कि इवन टुवर्ड्स द एंड जब देखा जा रहा था उस समय पे, आज से मतलब 100-200 साल पहले चले जाओ आप, जेपी मॉर्गन 22 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस समय पे था। 112 कॉर्पोरेशन थे, 341 कंपनीज में डायरेक्टर थे ये बंदा, 2/3 ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता था। इतना ज्यादा वो था। लेकिन एक कमेटी बैठाई गई थी, प्यूजो कमेटी करके, जिसने इसकी पूरी बैंड बजा। इस पूरी कहानी का मेन हमें क्या अंश क्या मिल रहा है? पहली बात है, ये व्यक्ति बहुत एम्बिशियस, परफेक्शन को हमेशा ध्यान रखता था। इनफैक्ट इनके घर पे एक गार्डन था, रोज गार्डन, उस पे ये खुद रोज प्लांट करते थे जो सबसे परफेक्ट हो। तीसरा, इन्होंने अपने अपीयरेंस को अपने फेवर में लेकर आए। 6 फुट 2 इंच उस समय पे, एवरेज हाइट से 8 इंच ज्यादा था, वेल स्ट्रक्चर्ड रहते थे। साथ में वो एक फियरसम लुक की थी, उनकी नाक जो बड़ी आती थी, पहले वो छुपाने की कोशिश करते थे फोटोशॉप से, लेकिन बाद में दिखाने लग गया, क्योंकि जब वो किसी की आंखों में देखते थे ऐसा लगता था कि भैया हम नर्क के द्वार में ना चले जाएं। और इसीलिए वो अपने फियर्स लुक और नेटवर्क को बहुत ज्यादा यूज करते थे, मोनोपोलीज बनाने में कोशिश करते थे और सबको एकजुट लाके इस प्रकार बना था दुनिया का सबसे बड़ा एंड पावरफुल। आशा करता हूं आज की स्टोरी, फाइनेंशियल स्टोरी, केस स्टडी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 15,000 लाइक का टारगेट है। जैसे ही आएगा एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप रीडिंग। आशा करता हूं आज की स्टोरी, फाइनेंशियल स्टोरी, केस स्टडी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 15,000 लाइक का टारगेट है। जैसे ही आएगा एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप रीडिंग। में लेकर आए 6 फुट 2 इंच उस समय पे, एवरेज हाइट से 8 इंच ज्यादा था, वेल स्ट्रक्चर्ड रहते थे। साथ में वो एक फियरसम लुक की थी, उनकी नाक जो बड़ी आती थी, पहले वो छुपाने की कोशिश करते थे फोटोशॉप से, लेकिन बाद में दिखाने लग गया, क्योंकि जब वो किसी की आंखों में देखते थे ऐसा लगता था कि भैया हम नर्क के द्वार में ना चले जाएं। और इसीलिए वो अपने फियर्स लुक और नेटवर्क को बहुत ज्यादा यूज करते थे, मोनोपोलीज बनाने में कोशिश करते थे और सबको एकजुट लाके इस प्रकार बना था दुनिया का सबसे बड़ा एंड पावरफुल। आशा करता हूं आज की स्टोरी, फाइनेंशियल स्टोरी, केस स्टडी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। 15,000 लाइक का टारगेट है। जैसे ही आएगा एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग,